नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम पढ़ेंगे जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ पर पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जामुन के पेड़ की परिचर्चा को। रात को बड़े जोर का झंकड़ यानी आंधी चली। सेक्रेटरिएट के लान में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा था। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी भी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई इसके पास दौड़ के जा रहा था, कोई उसके पास दौड़ के जा रहा था, पर उस आदमी की कोई चिंता नहीं थी जो दबा हुआ था। उसके बाद आगे पर चर्चा को। उसके बाद बेचारा जामुन का पेड़, एक क्लर्क बोलता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। देखो, पेड़ की चिंता है पर उस आदमी की चिंता नहीं है जो वहां पे दबा हुआ है। और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क बोला। दूसरा क्लर्क याद करते हुए क्या बोला कि इसके जामुन के पेड़ में जो जामुनें लगती थी वो कितनी रसीली होती थी, और मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसके जामुन को देख के खाते थे और इतने खुश हो जाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, यानी रोने के जैसे मुंह बनाकर बोला, मगर यह आदमी। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं यह जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। तब तक दूसरा बोला कि मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोलता है। जो दबा हुआ आदमी था वो बोला कि नहीं, मैं जिंदा हूं। क्या बोलता है? नहीं, मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है, ये क्लर्क ने तबज्जुद से कहा। उसके बाद पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने यह सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। जो चपरासी दूसरा था उसने सुझाव दिया कि इसको पेड़ को हटाकर आदमी को बाहर निकाल लेते हैं। और दूसरा चपरासी बोलता है कि अपने बस की ये बात नहीं, मुश्किल है, किसी और को बुलाना चाहिए। पेड़ जो है काफी वजन है, इसमें तना जो है वो भी भारी है। तो दूसरा माली बोलता है, क्या मुश्किल है? माली ने बोला, क्या मुश्किल है, मगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। उसके बाद माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। तब तक एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। तब तक सुपरिटेंडेंट बोले, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। उसके बाद सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जो था वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट ने डिप्टी थे। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी से कुछ कहा। यही होता रहा, इधर से उधर, उधर से इधर। वो उनसे पूछते रहे, कोई उससे पूछता रहा। उसके बाद सेक्रेटरी ने कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। बेचारा वो दबा हुआ आदमी अभी तक नहीं निकल पाया, जबकि एक दिन का एक पहर बीत चुका था।
दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरटेट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। देखो ये क्या। उसके बाद दूसरा दिन हुआ। कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ जो है व्यापार विभाग के लान में गिरा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। व्यापार विभाग ही इसकी जिम्मेदारी ले। पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को भी गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद में ऐसे ही बात चलती है। दूसरा दिन भी फाइल चलती रहती है। शाम हो जाती है। दूसरे दिन को शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसीलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है। उसके बाद 2 दिन बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। शाम हो गई, रात का समय था। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को, जो दबा हुआ आदमी था, उसको खाना खिलाने की इजाजत माली को दे दी। इस तरह से फिर माली ने क्या किया? माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, और उसको खाना खिलाया। उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ तना तुम्हारे कूल्हे पर पड़ा है। यानी कमर के नीचे का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है, उस तरफ से पेड़ था, उसके ऊपर गिरा था। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। माली ये बात कहता है दबे हुए आदमी से। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोलता है। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई बारिश है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। तो दबा हुआ आदमी कहता है, मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करते हुआ बोला, वहां से हट गया। खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरा दिन हो गया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। क्या जवाब था? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था कि आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं और हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं देता। ये जवाब आया था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। बेचारा वो आदमी करता भी तो क्या करता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यहाँ देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच से यानी धड़ से काटा जाए
तो आधा आदमी इधर निकल आएगा, आधा आदमी उधर बाहर आ जाएगा। अब पेड़ वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। पेड़ को सबको चिंता हो रही थी, पर उस आदमी की किसी को चिंता नहीं थी जो दबा हुआ था। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने अपनी आपत्ति जो थी प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, ये क्लर्क ने कहा। उसके बाद आदमी को काटने वाली युक्ति जो थी प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर रही है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। ये सुझाव चल रहा था। उसके बाद फिर इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया उस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी के लिए। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखकर, नाड़ी की गति यानी जो नब्ज चलती है उसकी गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच की, करके रिपोर्ट जो थी फिर से भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। ये बात जो है किसने कही? जो सर्जन डॉक्टर आया था उसने। इसीलिए आप फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया। 3 दिन हो गया है पर अभी तक उस आदमी को बाहर नहीं निकाला गया है। सुना है फिर से माली ने उसे खाना खिलाया। क्या? खिचड़ी खिलाई। कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी जिसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है हम सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आहा भरकर बोला, धीरे से बोलता है, ये महत्वपूर्ण है। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उसके बाद माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? उसके बाद दबे हुए आदमी ने सिर हिला दिया कि हाँ, मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हैंड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरियों में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी जो है शायर है। क्या है? एक शायर है। फिर क्या था कि लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए वहां पे मौजूद हो गया। उसके बाद इसकी शहर में चर्चा भी फैल गई। शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरी का लान भांति भांति के कवियों से भर गया। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरी के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ जो आदमी है वो एक कवि है, इसीलिए इस फाइल का संबंध ना तो एग्रीकल्चर से है ना हॉर्टिकल्चर से है, सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। उसके बाद कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द ही जल्द इस मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। उसके बाद फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर
सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम इंटरव्यू में क्या कहा? तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से जो है रचना करते थे? किस उपनाम से विख्यात थे, शोभित थे? तो उसने कहा ओश। ओश। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओश हो जिनका संग्रह, गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल में जो है प्रकाशित हुआ है? ये रचना थी दबे हुए आदमी की, ओश के फूल। दबे हुए आदमी ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। तो उसने कहा, दबे हुए आदमी ने, नहीं। उसके बाद आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओश के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया इस पेड़ के नीचे से निकालिए मुझे, दबा हुआ आदमी कहता है। उसके बाद सेक्रेटरी, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग की रिपोर्ट भेजी। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, ये दबे हुए आदमी ने कराहकर कहा। उसकी सांस जो थी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने किया। बल्कि हम यहाँ तक कर सकते थे कि अगर तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। ये बात सेक्रेटरी कहता है। उसके बाद दबा हुआ आदमी बोला, मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुककर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। उसके बाद माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी कुल्हाड़ी आरी लेकर हाथ पहुंचे, पेड़ काटने से उनको रोक दिया गया। फिर से जैसे ही वो पहुंचे पेड़ काटने के लिए, तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी आदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर और हर बात की चिंता थी कि किस राज्य से क्या संबंध बिगड़ेंगे। पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ में फल लगते थे, मगर उस आदमी की किसी को कोई चिंता नहीं थी। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, ये क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दूसरे राज्यों का संबंध का सवाल था। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उसकी मित्रता के खातिर एक आदमी का जीवन भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। ये बात जो है होने लगती है। तो फिर उसके बाद अंडर सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा,
जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। उसके बाद शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि को फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली कि कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हें इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल जो है पूर्ण हो गई। उसके बाद मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी और उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। क्या इंसानियत होती है कि एक पेड़ के चक्कर में एक आदमी को भी नहीं बचा सके। किस तरह का ये निर्णय था। तो हम लोगों ने देखा जामुन का पेड़ का किस तरह से वर्णन किया गया। तो आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।